गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 29 नवंबर और आज का टॉपिक ऑफ न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आज बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है। तो देखते हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर नेशन। जी हाँ, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, वहाँ पे हमें ये दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं। और बट ओरिजिनली अगर देखा जाए, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो कि 1950 में जब वो लागू हुआ था, उस वक्त ये दो जो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स उसमें इंक्लूडेड नहीं थे। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, उन्होंने ये दो वर्ड्स को हमारे प्रेम्बल में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया गया था। बट इसे बहुत बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लगभग 1976 का दौर था वो, उस वक्त इसे इंक्लूड किया गया था। और इसके साथ साथ प्रेम्बल में और भी कुछ कुछ चेंजेस हुए थे, बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये इमरजेंसी पीरियड में इंसर्ट किया गया था, तो इससे रिलेटेड रीसेंट डेज में, यानी कि ये बात लगभग जुलाई 2020 की है, लगभग 2020 के आसपास इस इन दो वर्ड्स के इंक्लूजन के या इंसर्शन के अगेंस्ट में कुछ पिटिशंस फाइल किए गए थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में। एंड इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली स्टेटमेंट आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये दो वर्ड क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कुछ स्पेशल पर्सपेक्टिव रहा था इन दो वर्ड्स के चलते, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों वर्ड्स को लेकर के क्या कहा है, प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच फॉर द ईयर 2024-2025, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे, उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी सीसी का प्रीलिम्स अपेयर करने वाले हैं। इस प्रीलिम्स बैच में सारे क्लासेस टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू द्वारा लिए जाएंगे और सिलेबस का फुल कवरेज होगा दोनों जीएस और सीसैट दोनों पेपर्स के लिए। करंट अफेयर्स असम और नॉर्थ ईस्ट पोर्शंस के लिए आपके स्पेशल क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे। एंड इस पैकेज में आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, जो जिसमें आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स यानी कि 35 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जीएस और सीसैट दोनों का मिला करके। और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल्स रहेंगे, उसका उससे आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसी के साथ एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको हमारा ईयरली कंपाइलेशन जो रहेगा करंट अफेयर्स का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर नेशन से रिलेटेड एट प्रेजेंट क्या बातें चल रही हैं। अगर एग्जैक्ट इशू क्या है उसके बारे में अगर हम लोग जानें, तो जहाँ हम लोग अभी आज़ादी का के 75 साल हम लोग मना रहे हैं या मना चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग लगभग 75 इयर्स होने वाले हैं। इस बार हमने हमारा 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया। उसके अब एक दिन पहले, मतलब उस वक्त जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75 साल का होने वाला था, उसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि 25 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इन दो वर्ड्स सोशलिस्ट और सेक्युलर के इंसर्शन को लेकर जितने भी सारे पिटिशंस थे, उन सारे पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है एंड अपहेल्ड द इंसर्शन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, through the Constitution, 42nd Amendment Act 1946, Parliament during the emergency enacted a sweeping series of amendments to the Constitution, one of which was labeling India a sovereign, socialist, secular, democratic.
Though the Supreme Court has curbed some of the more controversial changes introduced through 42nd Amendment, it refused to interfere with the freezing of the preamble. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ओरिजिनली हमारा जो प्रियम्बल था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ओरिजिनल प्रियम्बल ये रहा हमारा, जिसमें लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि जब पहली बार 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया था, उस वक्त हमारे प्रेम्बल में सिर्फ 3 ही वर्ड्स थे, एक था सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इन्हीं 3 वर्ड्स का उल्लेख किया गया था। साथ ही आप अगर थोड़ा सा नीचे आकर के अगर आप लोग देखें तो इस लाइन में फ्रैटर्निटी, assuring dignity of the individual and the unity of the nation. बट आज की डेट में अगर हम लोग हमारा प्रेम्बल पढ़े तो इट इज समथिंग लाइक कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. मतलब ये 3 वर्ड्स तो है ही, इसके साथ साथ सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में 2 और वर्ड्स का इंसर्शन हुआ था, जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर। इसके साथ साथ एक वर्ड और इंसर्ट किया गया था यहाँ पर, फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, जहाँ आप ओरिजिनल में प्रेम्बल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ है, वहाँ पर आफ्टर द चेंज यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन दे दिया बना दिया गया था। ठीक है, हालांकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है था, इसने ना सिर्फ प्रियम्बल बल्कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर के आए थे। आर्टिकल 368 के अंडर भी इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस ले करके आए थे, बट और जो भी सारे चेंजेस थे वो कॉन्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस भी किया था। आगे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी हुए थे, उन सारी चीज़ों को चेंज किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त जो था, उन्होंने बोला था कि ये 2 वर्ड्स को हम लोग फ़िलहाल के लिए टच नहीं करेंगे। Yeah. Though the Supreme Court has curbed some of the more controversial changes introduced through 42nd Amendment, it refused to interfere with the phrasing of the preamble. ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसके ऊपर। The preamble of the Constitution serves as a statement clarifying the guiding principles and purpose behind the Constitution. ठीक है, आप सबको पता होगा प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं, उसमें से एक मोस्ट फेमस केस है बेरूबारी केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द प्रियम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ये जानना है कि हमारे जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, वो लोग प्रेम्बल के बारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उसके लिए आप हमारा प्रेम्बल पढ़ो, तो आपको उनका आइडियल और उनके ऑब्जेक्टिव्स दोनों पता चल जाएंगे। ठीक है, द फ्रीजिंग ऑफ प्रियम्बल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फर्स्ट वीक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स ऑन 13th December 1946. On this date, Prime Minister Nehru introduced the objective resolutions, a unanimously adopted 8-point pledge that provided guiding principles for the drafting of the constitution. Among other things, it declared the intent of the Constituent Assembly to proclaim India as an independent, sovereign republic. जब हम लोग सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो प्रियम्बल के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रियम्बल का सोर्स होता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू ने मतलब जब भी डिबेट्स वगैरह चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उस वक्त उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो लेकर के आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड की थी और ये बताया था कि इंडिया शुड बी प्रोक्लेम्ड एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। यहाँ पे भी उन्होंने सोशलिज्म और सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म की बात नहीं की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इन दो वर्ड्स को रिलेटेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसी भी तरीके का कोई भी डिबेट नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, बल्कि ऐसा है कि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड की इंसर्शन की बात ज़रूर की थी, बट लास्टली इन दो वर्ड्स से वर्ड्स को मतलब इंक्लूड नहीं किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर सम रीजन। तो आइए देखते हैं कि वो डिबेट्स क्या क्या थी। इन अक्टूबर 1948 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर हसरत मोहानी moved an amendment for the preamble to instead begin with we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a union of India socialist republics to be called as UISR। हसरत मोहानी जी ने जो अपना अमेंडमेंट या फिर जो रेजोल्यूशन पास किया, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था, जो अमेंडमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने बात किया था क्योंकि प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या दिया हुआ है, सीधा लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हमें नाम देना चाहिए यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जस्ट लाइक उस टाइम पे जिस तरीके से यूएसएसआर यानी कि हमारा जो सोवियत यूनियन था उसका नाम था, उसके लाइंस में उन्होंने ये नाम मतलब सजेस्ट किया था इंडिया के लिए। हालांकि आगे चल के इस अमेंडमेंट को अडॉप्ट नहीं किया गया था, मतलब इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सोशलिस्ट वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया था। Next, in November 1948, Constituent Assembly member Professor K.T. Shah moved an amendment to Article 1, Clause 1। अब आर्टिकल 1 क्या है? आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 1 इंडिया के नाम के बारे में बताता है। वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उन्होंने कहा था कि इस लाइन की जगह पे हमें लिखना चाहिए इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए सेक्युलर फेडरलिस्ट सोशलिस्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1948 की बात है ये, और उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने एक्चुअली में एक सजेशन दिया था कि हम लोगों ने जो स्टेटमेंट रखा है आर्टिकल 1 में कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसकी जगह पे हमें डालना चाहिए इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी सेक्युलर फेडरलिस्ट सोशलिस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर उन्होंने इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री भी बताया है, एक फेडरल कंट्री भी बताया है और साथ ही एक सोशलिस्ट कंट्री भी बताया है। ठीक है, आगे चल के एच.वी. कामत ने भी मतलब ये किया था कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इंक्लूड होने चाहिए, एटलीस्ट प्रियम्बल में तो होने ही चाहिए। हालांकि ओवरऑल एट लास्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ना ही प्रियम्बल और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में डायरेक्टली इन दो वर्ड्स का यूज़ नहीं किया था। बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिबेट्स वगैरह चल रही थी, सब लोग अपने अमेंडमेंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रहे थे या अपने सजेशंस इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, उस वक्त सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म के ऊपर, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स के इंक्लूजन को लेकर भी बातें ज़रूर की गई थी। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ था और कब ऐसा स्टेप लिया गया? ये साल था 1976 का। आप लोग को पता होगा 1976 वो पीरियड है जब इंदिरा गांधी
हमारे प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और ये वो पीरियड है जब इंडिया में इमरजेंसी लागू किया गया था। ठीक है, इमरजेंसी लागू किया गया था, और इंदिरा गांधी ने उसी टाइम पे एक तरफ तो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वगैरह सबको जेल में भेजा जा रहा था, सबकी सिविल लिबर्टीज मतलब कहीं ना कहीं बहुत लोगों की हैम्पर हो रही थी। उधर दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनैक्ट कर दिया था। इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे चीज़ों को अमेंड किया था, बहुत सारी चीज़ों को। हमने तो फिलहाल सिर्फ सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म के बारे में बोला है, बट अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को मतलब उन्होंने चेंज किया था, जैसे कि आर्टिकल 368 में भी उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, ताकि मतलब आगे चल के अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं समराइज फॉर्मेट में बोलूँ तो चेंजेस उन्होंने खैर आर्टिकल 360 में काफ़ी सारे रेस्पेक्ट में कर दी थी। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को इम्यून कर दिया था फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। आप सबको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इनहेरेंट एक चीज़ दी गई है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जिसके तहत ये आर्टिकल 13 हमको बताता है, जहाँ पे लॉ का डेफिनेशन हमको प्रोवाइडेड है। हालांकि इस वर्ड का डायरेक्टली यूज़ तो नहीं किया गया है, लेकिन इनहेरेंट मीनिंग ये निकलता है कि अगर कोई भी लॉ, पार्लियामेंट कोई भी लॉ या एक्ट पास करती है और वो किसी भी तरीके से मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हैम्पर करती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो हायर जुडिशरी होगी उसके पास ये पावर होगा कि वो उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ठीक है, जिसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलते हैं। बेसिकली इस अमेंडमेंट से ना उन्होंने कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का जो ये पावर था, एजुडिकेशन का जो ये पावर था जुडिशरी का, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करने की कोशिश की गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस अमेंडमेंट से रिलेटेड, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ऑब्वियसली इसका पार्ट ये भी था, सोशलिस्ट और सेक्युलर वाला वर्ड इंसर्शन भी इसका पार्ट था। हालांकि ये जितने भी मतलब जैसे मैंने बोला, ये जुडिशियल रिव्यू को हैम्पर करने के जो भी प्रोविज़न थे या फिर जो भी अलग अलग सारी प्रोविज़न थे, वो आगे चल के काफ़ी सारे कोर्ट केसेस हुए थे। जैसे कि 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, फेमस मिनर्वा मिल केस है, उसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया था। 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसने मतलब जो भी अननेसेसरी चेंजेस हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिवर्स बैक कर दिया गया था। बट ये दो वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर जो दो वर्ड हैं, इन दोनों को और साथ में इंटेग्रिटी, ये तीनों जो वर्ड इंक्लूड किए गए थे प्रेम्बल में, उसमें कोई मतलब उसको उन्होंने छुआ नहीं था, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया था। उस वक्त उन्होंने मतलब उसको बोला था कि नहीं, अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। अगर आते हैं चैलेंजेस से रिलेटेड, 1976 के बाद, 1976 में ये चेंजेस आए थे। उसके बाद 1980 में भी मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे चेंजेस मतलब रिवर्स बैक कर दिए थे, स्ट्रक डाउन कर दिया था अमेंडमेंट के काफ़ी सारे प्रोविजंस को। दो 43rd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुए, जिसने कुछ चीज़ें रिवर्स करी। इन सब ने सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को टच नहीं किया था। उनको लगा कि मतलब हाँ ठीक है ये है तो। बट 1976 के बाद 2020 के आसपास, ये जुलाई 2020 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के ही एक एडवोकेट है डॉक्टर बलराम सिंह, उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया कि ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब इन दो वर्ड के इंसर्शन को, इंक्लूजन को उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर कुछ टाइम बाद फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, इन्होंने भी सिमिलर टाइप के पिटिशंस फाइल किए, जहाँ पे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये जो सेक्युलर वर्ड है या सोशलिस्ट वर्ड है, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि 25 नवंबर को इस साल
25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 पेज का अपना छोटा सा एक ऑर्डर पास किया, जहाँ पे उन्होंने ये सारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं या जो भी पिटिशंस है, वो सब को मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन सारे पिटिशंस को उन्होंने डिसमिस कर दिया था। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ऐसा बोला क्या इन सबको डिसमिस करते हुए। सबसे पहला, when the constitution was being drafted, the court noted that the meaning of the word secular was considered imprecise, as some scholars had interpreted secularism as being opposed to religion. बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो अगर ओरिजिनल वे में हम लोग देखा जाए 1950 के आसपास, जो सेक्युलर वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। ठीक है, जब ये सेक्युलर वर्ड 1976 में इंसर्ट किया गया था। 1950 में सेक्युलर वर्ड एज सच एक्सक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं डाला था। उसका रीज़न अगर मैं बोलूँ, मेजर रीज़न ये था कि उस टाइम पे एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का था, जिसको हम लोग कहीं बोलते हैं नेगेटिव न्यूट्रलिटी। नेगेटिव न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि स्टेट का तो खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, और रिलीजन में क्या चल रहा है स्टेट उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करने वाला है। मतलब स्टेट और रिलीजन दो अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा शो कर रहा था कि वो मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलर का जो वेस्टर्न डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं अपोज करता है रिलीजन को, ऐसा उनका मानना था। बट कोर्ट इस बार जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 25 नवंबर का जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने बोला है कि विथ टाइम इंडिया ने सेक्युलरिज्म का खुद का एक डेफिनेशन इजाद किया है, इवॉल्व किया है, जिसके अंदर में उन्होंने मतलब किया है कि पॉजिटिव सपोर्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में, आपने वैसे अगर देखा जाए इंडिया का ऐसा सच कोई स्टेट रिलीजन नहीं है हमारा। इंडिया ना ही हिंदू है, ना ही मुस्लिम है, ना ही सिख है, ना ही जैन है, ना ही कुछ है। हमारा खुद का स्टेट का रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला एक तो सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है अपने विल पर। हाँ, फोर्स कन्वर्जन्स ऑब्वियसली यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट कोई भी अगर अपनी मर्जी से चाहता है कि हाँ मुझे ये रिलीजन फॉलो करना है तो वो कर सकता है। दूसरा, एज सच तो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस स्टेट का रिलीजन के अंडर में नहीं आता है। बट आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए, जैसे कि आप दुर्गा पूजा ले लो, आप गणपति ले लो, या फिर किसी भी तरीके का आप देख सकते हैं, ईद के टाइम पे हो गया। अगर कहीं पे इन सब त्योहारों के टाइम पे अगर कहीं पे मेला लगा हुआ है या पंडाल वगैरह है जहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पुलिस पर्सोनल्स खुद ब खुद आ जाती है आप लोग को सब प्रोवाइड करने के लिए। लोग हज की यात्रा पे जाते हैं, या फिर जो हिंदू होते हैं वो तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे फोर्सेस की गाड़ियाँ उनके साथ चलती हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। हमने तो उनको बुलाया नहीं होता है, वो लोग खुद आते हैं, वो खुद आते हैं, मतलब उनको स्टेट भेजता है कि ठीक है वहाँ पे पूजा है या फिर गणपति विसर्जन है, आप वहाँ पे जाओ और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। तो इंडिया ने विद टाइम इस चीज़ को इवॉल्व किया है कि स्टेट का खुद का भले ही कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट हर एक रिलीजन को सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, चाहे वो फोर्सेस मतलब प्रोटेक्शन के थ्रू हो या माइनॉरिटी राइट्स के थ्रू हो। आपने देखा आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी राइट्स हमको दिए गए हैं, जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी कुछ कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, स्टेट हमारे यहाँ पे डायरेक्टली तो इंटरफेयर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर रिलीजन का नाम लेते हुए कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस आ जाता है। मतलब ऑब्वियसली वो लोग सामने से तो सुमोटो तो खैर नहीं लेते हैं वो लोग, लेकिन हाँ आप चाहो तो कोर्ट में जाके इसके लिए अपील कर सकते हो, और इवेंचुअली गवर्नमेंट भी उसमें काम करने मतलब काम करने के लिए वो रहेगी, इच्छुक रहेगी। जैसे कि एकदम रिसेंट एग्जांपल रहेगा ट्रिपल तलाक। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया में ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था। ये कहीं ना कहीं रिलीजन का नाम लेकर के गलत हो रहा था, तो इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये गलत है तो जाहिर सा बात है स्टेट ने इसके अगेंस्ट में स्टेप लिया है। ठीक उसी तरीके से आपको पता होगा 2018 के आसपास सबरीमला केस सुप्रीम कोर्ट में था। सबरीमला
और इसी से रिलेटेड चीज़ें आ गई थी कि मॉस्क में यानी कि जो मस्जिद होते हैं वहाँ पे भी फीमेल्स को जो अलाउ नहीं किया जाता है, इन दोनों को से रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह चली। तो हमने ये देखा है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का अपना खुद का एक डेफिनेशन इवॉल्व हुआ है, जहाँ पे स्टेट का खुद का तो कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन स्टेट पॉजिटिवली सपोर्ट ज़रूर करेगा हर एक रिलीजन को, एंड एट द सेम टाइम रिलीजन का नाम लेते हुए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको डिफेंड मतलब उससे हमारी प्रोटेक्शन भी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली द कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड सेक्युलरिज्म हैज आल्सो इवॉल्व टू हैव अ यूनिक मीनिंग इन इंडिया. It held that socialism refer to the principle of economic and social justice, wherein the state ensures that no citizen is disadvantaged due to economic or social circumstances. मतलब कि इंडिया, अगर मैं इंडियन सोशलिज्म की बात करूँ तो कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो सोशलिज्म है वो एक ऐसा है कि वो सिटीजन्स को ना इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है, ना कि प्राइवेट एंटिटीज़ को मतलब रोकता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स कितना ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करता है। हमको पता होगा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा। गवर्नमेंट खुद प्राइवेट्स के साथ कोलैबोरेशन में आके काफ़ी सारे स्टेप्स लेती है। प्राइवेट एंटिटीज़ बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट की मदद करती है। तो अगर हम लोग एकदम मतलब जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट रहेगा सोशलिज्म का, उसको अगर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ इतना फ्लरिश नहीं कर पाती, प्राइवेट सेक्टर्स इतना फ्लरिश नहीं कर पाता। रैदर हमारे सोशलिज्म ने क्या किया है, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया है सारे सिटीजन्स को। कोई भी सिटीजन इकोनॉमिक या सोशली डिसएडवांटेज ना रहे, इस चीज़ को इंश्योर किया है। ठीक है। तो ये दो मेजर स्टेटमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड टू द पिटिशन, जो इन दो वर्ड्स को चैलेंज करते हुए पिटिशन डाला गया था। एंड एट लास्ट उन्होंने ये भी बोला, द कोर्ट ऑल्सो फाउंड द एडिशंस टू द प्रियम्बल हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड और इम्पेडेड लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज परस्यूड बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि 1976 में ये वर्ड्स इंसर्ट हुए थे और आज लगभग लगभग 45 साल के आसपास हो चुका है। 2024 की बात, 2024 चल रहा है और इस बीच हमने ऐसा कुछ भी देखा नहीं है कि लेजिस्लेशन या कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ हो इन दो वर्ड्स के चलते। ना ही कोई फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैम्पर हुआ है और ना ही कोई बेसिक स्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो आज लगभग 40-45 साल बाद आपका ये पिटिशन डालना इज़ एक्चुअली मतलब कोई नेसेसरी नहीं है, इट इज़ अननेसेसरी। ठीक है। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। ठीक है। और इंडियन सोशलिज्म क्या है। तो अगर मैं बोलूँ तो इंडियन सेक्युलरिज्म किस चीज़ की बात करता है, इंडियन सेक्युलरिज्म किस चीज़ की बात करता है, इट इज़ पॉजिटिव सपोर्ट, और अगर इंडियन सोशलिज्म की मैं बात करूँ तो दिस इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि इंस्पिरेशन आइस लेकर के आया है एपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच, जिसमें टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा आपका जीएस और सीसैट दोनों के सिलेबस फुली कवर किए जाएंगे। करंट अफेयर्स, आसाम हिस्ट्री और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी और 35 टेस्ट पेपर्स का आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ मॉड्यूल भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच कंटेंट्स। और इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप अगर जाके सर्च करें इंस्पिरेशन आईएएस करके तो आपको मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड
हैव अ गुड डे। थैंक यू।